हरियाणा के जगाधरी शहर के हुड्डा सेक्टर 17 में एक बंगला था जिसमें एक परिवार रहता था और इस परिवार को लोग बत्रा फैमिली के नाम से जानते थे। इस परिवार में मुख्यतः 4 सदस्य थे। घर के मुख्य सदस्य का नाम योगेश बत्रा, उनकी पत्नी का नाम प्रियंका बत्रा और इनकी एक बड़ी बेटी और एक छोटा बेटा भी था। योगेश बत्रा की जगाधरी में बत्रा प्लाईवुड के नाम से खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। ये करोड़ों का मालिक भी था और साथ ही शहर की जानी मानी हस्तियों में से एक था। योगेश बत्रा और प्रियंका की शादी को 18 साल हो चुके थे। 18 साल पहले इन दोनों ने लव मैरिज की थी। योगेश की पत्नी प्रियंका बत्रा मिस खालसा और मिस दिल्ली भी रह चुकी थी। बाकी जो योगेश बत्रा के माता पिता और उसका परिवार था वो उत्तराखंड के खाटीमा जगह पर रहता था। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो इस परिवार के पास पैसा और हर तरह की खुशियां मौजूद थी। अब दिन आ जाता है 28 मई 2016 का। सुबह सुबह प्रियंका सोकर उठती है और अपने बराबर में सो रहे पति योगेश को भी उठाने के लिए पुकारती है, लेकिन कई बार पुकारने के बाद भी योगेश नहीं उठता। अब प्रियंका उसको थोड़ा हिलाती डुलाती है लेकिन उसके बाद भी योगेश नहीं उठता। अब प्रियंका चेक करती है कि योगेश सांस नहीं ले रहा है, उसका शरीर भी ठंडा पड़ चुका है। इतना देखते ही प्रियंका कुछ पड़ोसियों की मदद से योगेश को नज़दीकी हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां पर डॉक्टर योगेश बत्रा को मृत घोषित कर देते हैं। अब प्रियंका योगेश की बॉडी को लेकर वापस अपने घर आ जाती है और अपने पेरेंट्स और योगेश को पेरेंट्स को भी कॉल करके बता दिया जाता है। कुछ घंटों के बाद परिवार के सभी सदस्य योगेश बत्रा के बंगले पर आ जाते हैं। प्रियंका सभी से कहती है कि कल रात को योगेश के सीने में थोड़ा दर्द था, उसे पसीना भी आ रहा था और शायद रात को सोते वक्त उसे साइलेंट अटैक आया है। परिवार के सभी लोग प्रियंका की इन बातों पर यकीन कर लेते हैं और शाम होने तक वो योगेश बत्रा का अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। अब योगेश बत्रा की मृत्यु के बाद उसके माता पिता जगाधरी में अपनी बहू और अपने पोते पोतियों के पास ही रुक जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि बहू को सहारे की ज़रूरत है, पति का साथ छूट गया है और माता पिता वहीं रहने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वो नोटिस करते हैं कि उनकी बहू प्रियंका बत्रा जैसे अपने पति की मौत के गम को भुला चुकी है। वो फ़ोन पर हंस हंस कर लोगों से बातें किया करती थी, वो काफ़ी खुश रहने लगी थी। अक्सर वो बाहर भी जाया करती थी, तैयार होकर मार्केट जाती थी। ये सारी चीज़ें योगेश बत्रा के परिवार को थोड़ी अजीब लगी, बट उन्होंने इस बात को इग्नोर किया। अब एक दिन योगेश बत्रा की माँ अपने हस्बैंड यानी कि योगेश के पिता से कहती है कि मुझे रात सपना आया और सपने में योगेश मुझे एक बात कह रहा था कि माँ मुझे बचा लो, कुछ लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब योगेश की मां ने जब ये बात योगेश के पिता को बताई, हालांकि उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया कि बेटे के गम ने तुम्हें तोड़ दिया है इसलिए तुम्हें ऐसे सपने आ रहे हैं, लेकिन इस बात से कहीं ना कहीं योगेश बत्रा के पिता के मन में एक डाउट आ जाता है। उन्हें लगता है कि जो योगेश है वो 42 साल का हट्टा कट्टा व्यक्ति था, उसे हार्ट की कोई बीमारी भी नहीं थी, वो किसी तरह की मेडिसिन नहीं लेता था, तो अचानक से उसे हार्ट अटैक कैसे आ गया। और साथ ही अपनी बहू का व्यवहार देखकर भी उन्हें लग रहा था कि दाल में कुछ काला जरूर है। अब इसी शक के चलते योगेश बत्रा के पिता नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और पुलिस को जाकर कहते हैं कि उन्हें डाउट है कि उनके बेटे योगेश बत्रा की जो मृत्यु है वो नेचुरल डेथ नहीं थी बल्कि उसकी हत्या हुई है। पुलिस वाले कहते हैं कि क्या आपने अपने बेटे का पोस्टमार्टम कराया था, तो योगेश के पिता मना कर देते हैं। तो पुलिस कहती है कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं है तो शक करने का कोई भी सबूत नहीं है, बाकी हम आपकी रिपोर्ट लिख लेते हैं और इस पर छानबीन जरूर करेंगे। पुलिस वाले योगेश बत्रा के पिता की कंप्लेंट लिख लेते हैं, लेकिन उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं क्योंकि पुलिस को भी मालूम था कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के केस का कोई आधार बन ही नहीं सकता। अब पुलिस यहाँ पर इस केस में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, तो थक हार कर योगेश बत्रा के पिता एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिंग कंपनी से संपर्क करते हैं। वो उन्हें सारी बात बताते हैं कि उनके बेटे योगेश बत्रा की कुछ दिन पहले मृत्यु हुई है और उन्हें शक है कि उसकी मृत्यु जो है वो नेचुरल डेथ नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई है और उसके पीछे उसकी बीवी का हाथ है। अब ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिंग कंपनी जो है ये योगेश बत्रा के पिता से कुछ पैसे लेते हैं और उसके बाद अपने कुछ प्राइवेट डिटेक्टिव प्रियंका बत्रा के पीछे लगा देते हैं। वो प्रियंका बत्रा की सभी गतिविधियों को रिपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पर कुछ चीज़ों ने मालूम चलती है। सबसे पहले तो प्रियंका बत्रा ने अपने दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए देहरादून भेज दिया था ताकि वो जगाधरी में अकेले रह सके। उसके अलावा वो अपने सास ससुर से भी बार बार यही कह रही थी कि आप उत्तराखंड चले जाइए, मेरी चिंता आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिए। उसके अलावा प्राइवेट डिटेक्टिव्स को यह भी मालूम चलता है कि प्रियंका बत्रा ने योगेश बत्रा के सारे बिजनेस को अपने नाम करा लिया है। उसने चुपके से सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारी प्रॉपर्टी, सारे बैंक अकाउंट अपने नाम पर ट्रांसफ़र करा लिए हैं। वैसे तो ये सारी जो प्रॉपर्टी है ये प्रियंका बत्रा की ही थी, लेकिन पति को मरे अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे उससे पहले उसने ये सारे काम करने शुरू कर दिए थे। अब यहाँ पर जो प्राइवेट डिटेक्टिव हैं वो प्रियंका बत्रा को फॉलो भी करते हैं। उन्हें मालूम चलता है कि वो सुबह सुबह नज़दीक के एक जिम जाती है, वो वहाँ तक उसका पीछा करते हैं और उस जिम में जाकर उसकी गतिविधियों को जब नोट करते हैं तो इन डिटेक्टिव्स को मालूम चलता है कि प्रियंका बत्रा जिस जिम में जाती है वहाँ पर एक जिम ट्रेनर है जिसका नाम रोहित है और रोहित के साथ प्रियंका बत्रा के रिश्ते बहुत ही करीबी हैं। जिम में इस बात की भी अफवाह थी कि प्रियंका बत्रा और ये जो रोहित था इन दोनों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा था।
और एक दिन तो प्रियंका बत्रा रोहित के साथ एक क्लब में जाती है जहां पर वो शराब पीती है और रोहित के साथ आपत्तिजनक डांस भी करती है। अब ये सारी बातें मालूम चलने के बाद ये तो कंफर्म हो गया था कि प्रियंका बत्रा का अपने जिम ट्रेनर रोहित के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, लेकिन इन प्राइवेट डिटेक्टिव को ये चीज़ें प्रूव भी करनी थी। इसीलिए कहीं से अपनी सोर्स लगाकर प्रियंका बत्रा और रोहित की CDR यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवा लेते हैं और इस रिकॉर्ड में उन्हें मालूम चलता है कि तकरीबन 1 से 1.5 साल से प्रियंका बत्रा लगातार घंटों तक रोहित के साथ फोन पर बातें करती है और जिस दिन योगेश बत्रा की मृत्यु हुई उस दिन भी प्रियंका बत्रा ने रोहित को 40 से ज़्यादा बार कॉल किया था। रात के 1 से 1:30 या 2 बजे के बीच में प्रियंका बत्रा लगातार रोहित से कॉल पर बात कर रही थी और इतना ही नहीं, रोहित के बर्थडे पर प्रियंका बत्रा ने उसे 25 लाख की कार भी गिफ्ट की थी। अब ये सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद ये प्राइवेट डिटेक्टिव योगेश बत्रा के पिता को वो सारे सबूत दे देते हैं। अब ये सारे सबूत मिलने के बाद योगेश बत्रा के पिता सीधा हरियाणा DGP के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई छोटा मोटा ऑफिसर उनकी बात नहीं सुनेगा। वो हरियाणा के DGP के पास जाकर उन्हें सारे सबूत दिखाते हैं, उन्हें पूरी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी सुनते ही DGP समझ जाते हैं कि इस केस में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हुआ है और इसी के चलते हरियाणा के DGP एक SIT का गठन कर देते हैं। अब ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सबसे पहले प्रियंका बत्रा और उसके जिम ट्रेनर रोहित की CDR निकालकर उससे वेरीफाई कर लेती है कि तकरीबन 1 से 1.5 साल से ये लगातार कॉल पर घंटों तक बात करते हैं। फिर उनकी जिम में जाकर ये चीज़ें भी वेरीफाई कर ली जाती है कि इन दोनों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। साथ ही यहाँ पर पुलिस को ये भी मालूम चलता है कि जिस रात योगेश बत्रा की मृत्यु हुई उस रात को ये रोहित और प्रियंका बत्रा दोनों की मोबाइल लोकेशन सेम थी। इसका मतलब उस रात रोहित भी प्रियंका बत्रा के साथ उनके बंगले में ही मौजूद था और इस बात की पुष्टि वहां पर लगे CCTV कैमरों से भी हो जाती है, जिसमें ये जिम ट्रेनर रोहित 2 लोगों के साथ योगेश बत्रा के घर में एंटर करता हुआ दिखाई देता है। यहां से पुलिस को इतना तो मालूम चल गया था कि योगेश बत्रा की हत्या के पीछे कहीं ना कहीं रोहित और प्रियंका बत्रा का हाथ जरूर है और इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस सबसे पहले जिम ट्रेनर रोहित को उठा लेती है। सख्ती से इसके साथ जब पूछताछ होती है तो ये जल्दी ही अपना मुंह खोल देता है और ये कहता है कि योगेश बत्रा की जो हत्या है वो प्रियंका बत्रा और मैंने मिलकर की है। अब इतना सुनने के बाद जो पुलिस है वो योगेश बत्रा की बीवी प्रियंका बत्रा को भी अरेस्ट कर लेती है। इन दोनों को साथ बिठाकर सारे सबूत जब इन्हें दिखाए जाते हैं तब एक कहानी निकलकर बाहर आती है। प्रियंका बत्रा पुलिस को बताती है कि 2015 में उसका वेट काफ़ी बढ़ गया था, जिसके चलते उसने नज़दीक में एक जिम ज्वाइन की थी और उसी जिम में उसकी मुलाकात जिम ट्रेनर रोहित से हो जाती है। रोहित और प्रियंका बत्रा में जल्दी ही दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती प्यार का रूप ले लेती है। उसके बाद ये जो जिम ट्रेनर रोहित है ये अक्सर यहाँ पर योगेश बत्रा के घर भी आया करता था। जब बच्चे दोनों स्कूल में होते थे, योगेश अपने काम पर हुआ करता था, तो ये जिम ट्रेनर रोहित घर में आकर प्रियंका बत्रा के साथ शारीरिक संबंध भी बनाता था। लेकिन ऐसी बातें ज़्यादा दिनों तक छिपती नहीं है। जनवरी 2016 में एक दिन जब रोहित और प्रियंका बत्रा रूम में संबंध बना रहे थे, उसी दौरान योगेश बत्रा घर पर आ जाता है और वो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। उसके बाद यहाँ पर वो इन दोनों से कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया है इसे तुरंत बंद करो, वरना तुम दोनों के खिलाफ केस करके तुम्हें जेल करा दूंगा। अब उस वक्त तो योगेश की बीवी प्रियंका और ये जिम ट्रेनर रोहित ने हाथ जोड़कर योगेश से माफ़ी मांगी और ये कहा कि आगे फ्यूचर में हम कभी मिलेंगे नहीं और ना ही ऐसा कुछ होगा। उस वक्त तो माफ़ी मांगकर ये मामला खत्म हो गया, लेकिन अब योगेश बत्रा और उसकी पत्नी प्रियंका बत्रा के रिश्ते खराब हो चुके थे। इन दोनों में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा रहता था। अक्सर योगेश की लड़ाई प्रियंका के साथ होती थी और प्रियंका अब समझ चुकी थी कि उसका पति अब पहले जैसा कभी नहीं होगा और इसी के चलते वो रोहित से भी नहीं मिल पा रही थी। उसकी जो शारीरिक संतुष्टि है वो भी नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पर जो प्रियंका बत्रा है अब वो अपने बॉयफ्रेंड यानी कि जिम ट्रेनर रोहित को कॉल करती है और उसे कहती है कि अब हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा। पहले तो रोहित प्रियंका से कहता है कि तुम योगेश को डाइवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि अगर प्रियंका योगेश को डाइवोर्स देती तो प्रॉपर्टी में कुछ भी हिस्सा उसे नहीं मिलता और जिम ट्रेनर रोहित के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि वो प्रियंका बत्रा के खर्चे उठा सके। इसलिए प्रियंका बत्रा अपने जिम ट्रेनर रोहित से कहती है कि अब हमें किसी भी तरीके से योगेश बत्रा को रास्ते से हटाना होगा, उसकी हत्या करनी होगी और उसकी हत्या को एक नेचुरल डेथ दिखाना होगा ताकि ये सारी प्रॉपर्टी भी बच जाए और हम लोग अपना आराम से जीवन भी बिता सकें। ये प्रियंका बत्रा और उसका जिम ट्रेनर रोहित मिलकर एक प्लान बनाते हैं। सबसे पहले ये 2 लोगों को हायर करते हैं, जिसमें एक का नाम श्याम सुंदर और दूसरे का नाम सतीश कुमार था। इन दोनों को 10 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। ये योगेश बत्रा को मारने में रोहित और प्रियंका की मदद करने वाले थे और प्लान के मुताबिक 27 मई 2016 की रात को जब योगेश अपने कमरे में जाकर सो जाता है तब
जिम ट्रेनर रोहित उन दोनों लड़कों को लेकर घर में एंटर करता है। दरवाज़ा जो है वो प्रियंका बत्रा ने पहले से ही खुला छोड़ा हुआ था। ये तीनों लोग घर में आते हैं, योगेश बत्रा के रूम में जाते हैं और एक तकिए से दम घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद रोहित और वो दोनों लड़के यहाँ से चले जाते हैं और अगली सुबह प्रियंका बत्रा इस तरह का नाटक करती है कि योगेश बत्रा को हार्ट अटैक आया है, ताकि किसी को भी इसके ऊपर शक ना जाए। काफ़ी हद तक ये अपने प्लान में कामयाब हो चुकी थी, क्योंकि योगेश बत्रा का पोस्टमार्टम किए बिना ही उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। लेकिन बाद में किसी तरीके से योगेश बत्रा के पिता को उस पर डाउट हुआ और उन्होंने जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिंग कंपनी हायर की थी उसकी मदद से इस पूरे केस का खुलासा हो पाया। अब पुलिस के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। इस पूरे केस में लगभग 25 लोगों की गवाही, कुछ यहाँ पर एविडेंस जुटाए गए, कोर्ट में पेश किया गया, लंबी कार्रवाई चली और फाइनली 6 अगस्त 2021 को योगेश बत्रा की बीवी प्रियंका बत्रा, उसके जिम ट्रेनर रोहित और 2 जो उन्होंने क्रिमिनल्स को हायर किया था, जिसमें एक का नाम श्याम सुंदर और दूसरे का नाम सतीश था, इन चारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो इस तरह से योगेश बत्रा के पिता की सूझबूझ से इस पूरे केस का खुलासा हो पाया और योगेश बत्रा के हत्यारों को सजा मिल पाई। बाकी आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।